नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसका होगा राज तिलक में आज हल्ला बोल का ये एडिशन आप देखेंगे 3 राज्यों के चुनावी नतीजों पर, क्योंकि 2024 के ग्रैंड फाइनल के पहले अगर सेमीफाइनल 9 राज्यों का 2023 में लड़ा जाना है तो 3 राज्य जिसके नतीजे आज पूर्वोत्तर के राज्यों के आए हैं, उसमें 2 में बीजेपी अपने गठबंधन की पार्टी के साथ सत्ता पर फिर से काबिज हो रही है। वहीं मेघालय में भी अगर आप देखिए तो जो पुराने साथी थे उनके साथ सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे रही है। बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तो त्रिपुरा में जमकर वापसी की है, बम बम है बीजेपी, तो वहीं लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन करने के बाद भी 20 के नीचे में सिमट कर रह गए। त्रिपुरा मोथा जो नई पार्टी थी उसने बेहतर कर लिया। वहीं पर अगर आप देखें तो नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी जिस एनडीपीपी के साथ गठबंधन में थी वहां वो फिर से सरकार बना रही है। नेफ्यू रियो के नेतृत्व में फिर से सरकार में वहां पर रहेगी। वहीं मेघालय में जरूर जो बड़े बड़े दावे बीजेपी कर रही थी वो नहीं हुआ, लेकिन पुराने साथी कॉनराड सांगमा की पार्टी के साथ गठबंधन करके क्या एक बार फिर सत्ता में काबिज यहां पर भी बीजेपी हो जाएगी। तो शुरुआत 9 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की अच्छी हुई है, लेकिन सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी एक बार फिर से चुनावों में गई थी। क्या मोदी के सहारे बीजेपी कर रही है कमाल? क्या है ये 2024 की झांकी? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की। बीजेपी एक बार फिर गदगद है। कार्यकर्ताओं और नेताओं में उमंग और उत्साह है। होली से पहले होली मनाई जा रही है, मिठाइयां बंट रही हैं। बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और सारे के सारे थिरक रहे हैं। त्रिपुरा में बीजेपी की सीटें थोड़ी कम जरूर हो गई, लेकिन पार्टी ने सत्ता में वापसी सुनिश्चित कर ली। खास करके हमारा प्रधानमंत्री जी जिस तरह उन्होंने त्रिपुरा को इतना वो लाइक करते हैं और हमेशा उनको एड्रेस करते हैं, वो आए हैं बार बार यहाँ। हमारा अमित भाई जी यहाँ पर आए हैं, हमारा प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी आए हैं, राजनाथ जी भी आए हैं, सभी, और असम का मुख्यमंत्री भी आए हैं, मणिपुर का मुख्यमंत्री आए हैं, तो इनका भी योगदान रहा। पहली बार चुनाव में ताकत आजमाने उतरी त्रिपुरा मोथा ने अच्छा प्रदर्शन किया। पहली बार में ही पार्टी ने दर्जन भर सीटें अपनी झोली में डाल ली, लेकिन बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद प्रद्योत के किंग या किंग मेकर बनने के सपने ही रह गए। हालांकि बीजेपी कह रही है कि त्रिपुरा मोथा से बात करेंगे। हम लोग उनके साथ बैठ के हम लोग बात करेंगे। त्रिपुरा मोथा से आप बात करेंगे? नहीं, वो तो पहले भी हम लोग बात किए थे बहुत बार। अभी क्योंकि विधानसभा में फर्स्ट टाइम ये लोग आएंगे तो जरूर हम लोग बात करेंगे। त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन लोगों ने भरोसा नहीं किया। अब बीजेपी कह रही है कि त्रिपुरा के लोगों ने संकेत दे दिया है कि 2024 में मोदी के आगे कोई नहीं है। 2024 में क्या होने वाले हैं, लेफ्ट कांग्रेस सब लोग इकट्ठा हुआ है, किंतु मोदी लहर के सामने टिक नहीं पाया तो जनता के भरोसे के ऊपर, तो इसलिए ये संकेत दे दिया है 24 में क्या होने वाला है। मेघालय में कॉनराड सांगमा की पार्टी एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी ने चुनाव से पहले एनपीपी से गठबंधन तोड़ दिया था, लेकिन यहाँ किसी को बहुमत नहीं मिला। ऐसे में बीजेपी पुराने फॉर्मूले के साथ फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। दूसरी पार्टियों से बातचीत करनी पड़ेगी और अभी मैं सब हमारे एमएलएस का मैं इंतजार कर रहा हूँ। उनसे एक बार मीटिंग करने के बाद आगे हम लोग कैसे काम करेंगे उसमें हम लोग फाइनल डिसीजन लेंगे। लेकिन उसके बीच में बाकी पार्टियों से भी मेरी बातचीत शुरू हो गई। मेघालय में तृणमूल कांग्रेस को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। कांग्रेस का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार आंकड़ा 1 अंक में सिमट गया। उधर नागालैंड में भी बीजेपी गठबंधन ने सत्ता में वापसी की तैयारी कर ली है। बीजेपी की सहयोगी एनडीपीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, वहीं बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी है। इस बीच पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में दमदार प्रदर्शन का जश्न दिल्ली में भी मनाने की तैयारी है।
दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर पोस्टर लगाकर त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय की जनता का आभार जताया गया है। तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी खुद से भी सरकार बनाती हुई दिख रही है त्रिपुरा में, और 2 राज्य नागालैंड और मेघालय में जो है गठबंधन की सरकार में शामिल होगी। इसमें अब कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं पीछे भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यालय है, वहां पर त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय की जनता का हार्दिक धन्यवाद का ये बड़ा सा जो है वो पोस्टर लगा दिया गया है। पूर्वोत्तर में बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लिहाजा जीत का सेहरा एक बार फिर मोदी के सिर सजा है। अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं में 2024 के लिए नया जोश भरेंगे। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, शांतनु सेन हमारे साथ प्रवक्ता टीएमसी के जुड़ गए हैं, कौशिक डेका हमारे साथ हमारे सहयोगी यहाँ पर स्टूडियो में है। रोहन जी, क्या हो गया? भारत जोड़ने निकले थे और ये पूर्वोत्तर के राज्य ही आपसे छिटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वाम दलों से गठबंधन गलत फैसला साबित हुआ? हालांकि पिछली बार आप 0 थे। वहीं दूसरी तरफ नागालैंड आप देखें, मेघालय में सर आप 21 से फिसल कर देखिए कहां पर अटके हैं, 5 पर। अंजना जी, 2 फैक्टर मुझे लगता है कि हमारे अगेंस्ट में काम के, जो डिफेक्शन हुआ वहां पे, मेघालय की हम बात करें या त्रिपुरा की भी बात करें, वहाँ वर्टिकल स्प्लिट पार्टी का हो चुका था और मुश्किल काम था नई लीडरशिप खड़ा करके नए लोगों को करना, बट ट्राई हमने किया। और जो आपने कहा कहीं ना कहीं जो हमारा गठबंधन था लेफ्ट के साथ में, हमने कहा था, हमने सोचा था कि वोट का कंसोलिडेशन होगा, मुझे लगता है कि वो नहीं हो पाया। तो ये दोनों चीज़ों के कारण जो हमने सोचा था वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। पर उसके सामने मैं, क्योंकि आई एम अ पॉजिटिव पर्सन और हम पॉजिटिव आउटलुक की हम बात करें, जहां महाराष्ट्र में जो सीट 1990 से बीजेपी के पास थी, वो सीट में हमारी जीत हुई है कस्बा में। हम लोग तमिलनाडु में भी जीते हैं। हम लोगों ने, मतलब जिस प्रकार से रिजल्ट्स आ रहे हैं, 3 सीटों में हमने जीती है। वेस्ट बंगाल जहां पे कभी हमारा खाता नहीं खुला था, वहां पे भी टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड था, जहां पे हमने जीती है, 20,000 से ज्यादा वोट से हमने सीट जीती है। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे लिए लेसन बिल्कुल है पूर्वोत्तर राज्यों से, कि जो लीडरशिप हमारी वहां पे खत्म हो गई थी डिफेक्शन से, और कहीं ना कहीं जो लेफ्ट के साथ हमारा अलायंस था, जनता ने उसका स्वीकार नहीं किया। और एक मैसेज भी है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से स्ट्रांगली वेस्ट बंगाल में लड़ी, जनता ने उसका समर्थन किया। महाराष्ट्र जो स्ट्रांग होल्ड था बीजेपी का, वहां पे कांग्रेस पार्टी लड़ी, जनता ने समर्थन किया। तमिलनाडु में हमारा विजय हुआ। रोहन जी, ये फैसले कौन ले रहा है इस वक्त कांग्रेस पार्टी में? आपसे समझ रहे हैं, क्योंकि सुनिए एक सेकंड सर, क्योंकि ये सबसे बड़ा हथियार बना मोदी और शाह के हाथ में। उन्होंने कहा कि ये नॉन नेचुरल अलायंस है। देखिए केरल में एक दूसरे के गर्दन पर अटके रहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ मौका परस्ती में एक साथ हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा आप लोगों के खिलाफ। आपका एक वोट परसेंटेज था, सीटें पिछली बार नहीं आई थी, लेकिन वो वोट परसेंटेज आपका था। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के अलायंसेस के फैसला किसने लिया था सर? ये बता सकते हैं क्या, किसका फैसला था? लोकल यूनिट का या शीर्ष नेतृत्व का? देखिए अंजना जी, फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं, देखिए दोनों, जब भी कोई फैसला लिया जाता है अंजना जी, तो लोकल नेतृत्व के फीडबैक पे ही शीर्ष नेतृत्व लेता है। तो मैं इसमें किसी एक व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण हो गया, वो हो गया। आपने फैसला लिया, कई बार कोई फैसले होते हैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, नहीं देते। पर आपकी बात मैं मानता हूं कि जब जनता के सामने आप जाते हैं, तब 2 आइडियोलॉजी की बात आती है, तो जनता कई बार स्वीकार नहीं करती। भाजपा ने भी ऐसा किया है, जम्मू कश्मीर में आपने देखा हो मुफ्ती मोहम्मद के साथ में सरकार बनाना। तो मेरा कहना है कि कई फैसले आपके गलत होते हैं, आप उसमें से सीखते हो। और मैं वही कह रहा हूं, जैसे वेस्ट बंगाल में हमने बहुत स्ट्रांगली चुनाव लड़ा, जहां पे हमारा एक भी एमएलए नहीं था। टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड अंजना जी, जहां पे 20,000 वोट से ज्यादा वोट से अगर हम जीतते हैं, तो हमारे लिए एक आशा का किरण भी, और जैसे आपने कहा लर्निंग भी है कि कांग्रेस पार्टी को अपने बूते पे स्ट्रांगली करके कई चीजें हैं जहां पे लगता है कि नहीं करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज, जनता की आवाज सुनना चाहिए और नहीं करना चाहिए। ठीक है शांतनु जी, आपके पास आते हुए 5 सीटें टीएमसी को वहां पर मिली हैं। अब लेकिन आपने कांग्रेस को, क्योंकि विपक्षी एकजुटता 24 के पहले बड़ी बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई में अगली सरकार बनेगी 24 में। ऐसे में जो यहाँ पर आप सामने आए, तो राहुल गांधी ने मेघालय में कह दिया ये तो बी टीम बन गई है ममता बनर्जी मोदी की। लेकिन आपको क्या मिला? 5 सीटें मिली हैं। अब ये बताइए कि क्या आप एनपीपी के साथ सरकार बना रहे हैं या बीजेपी? क्योंकि खबर आ रही है, वो खबर भी दिखा दीजिए जो हम कुछ देर पहले बता रहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अमित शाह से कॉनराड सांगमा की फोन पर बातचीत हुई है। तो कहीं ये बाजी आपसे मार तो नहीं ले गई बीजेपी, या आप लोग उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाना ही नहीं चाहते थे?
सांगमा, कॉनराड सांगमा के साथ। यही वो खबर है, कॉनराड सांगमा ने अमित शाह को फोन किया है, इस तरह की जानकारी आई है। नई सरकार के लिए समर्थन और आशीर्वाद मांगा है। ये कुछ ही देर पहले असम के सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी है, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा काम पर। त्रिशंकु विधानसभा जहां जहां बने, हेमंत बिस्वा शर्मा फौरन काम पर लग जाते हैं। उनका फिर बाकी हो जाता है एट वर्क, उनका स्टेटस हो जाता है एट वर्क। मिले थे। हाँ, लेकिन पता है दिलचस्प क्या है कौशिक, कि जब आज किरण रिजिजू भी हमारे साथ थे, तो जब ये मामला ऐसा अटकने लगा कि वो 10 पे थे उस समय रुझानों के मुताबिक बीजेपी, लेकिन फिसलती जा रही थी, तो उन्होंने तुरंत कहा, मैंने जैसे ही कॉनराड सांगमा का नाम लिया, उन्होंने कहा वो तो हमारे छोटे भाई हैं। हाँ, तो भाई को अब फोन कौन करेगा, आप करेंगे या हेमंत बिस्वा शर्मा करेंगे? और अब लगता है बातचीत हो रही है। नहीं, बातचीत पहले से ही तय था, ये अभी की बात नहीं। चुनाव से पहले ही दोनों पार्टी हालांकि अलग अलग लड़े, लेकिन आपस में बातचीत रोजाना हो रहे थे। तो एक स्ट्रेटेजिक ये कॉन्टेस्ट था, और ये तो तय था अगर एनपीपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, एनपीपी सोच भी नहीं रहे थे कि उनको पूर्ण बहुमत मिलेगा, तो ये तय था कि एनपीपी और बीजेपी बाद में सरकार गठन करने के लिए इकट्ठे आएंगे ही। और मुझे लगता है अगर जरूरत ना भी होते तो बीजेपी को साथ रखते एनपीपी, क्योंकि सरकार चलाने में, केंद्र सरकार की मदद पाने में ये कॉनराड सांगमा के लिए फायदेमंद रहेंगे। इसलिए कॉनराड सांगमा ने सबसे पहले ही अमित शाह को फोन किया, और हेमंत बिस्वा शर्मा से परसों मिले थे 28 तारीख तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये स्क्रिप्ट के अनुसार ही गए। ठीक है अमित मालवीय जी, स्क्रिप्ट के अनुसार ही गया है। ये हुनर सिर्फ आपको मालूम है। कुछ जगहों पर तो सीटों के दम पर सरकार बना लेते हैं, लेकिन जहां सरकार नहीं भी, सीटें नहीं भी रहती है, वहां भी आप सरकार बना लेते हैं। देखिए अंजना जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए आज जो परिणाम आए हैं वो बहुत ही सुखद है। खास तौर से त्रिपुरा में, जिसे एक समय पर लेफ्ट का गढ़ माना जाता था, हमने पिछली बार वहां सरकार ही नहीं बनाई, लेकिन दूसरी बार फिर पूर्ण बहुमत की वहां सरकार बनाई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ में टीएमसी जो त्रिपुरा में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा था, उनका खाता भी नहीं खुला। 1% से कम उनको वोट शेयर वहां मिला। उनका वोट शेयर नोटा के वोट शेयर से भी कम है। उसी तरीके से मेघालय में भी एनडीए की सरकार होगी, और वहां पर एनपीपी के साथ अलायंस में भारतीय जनता पार्टी पहले भी थी। विकास के काम वहां हुए, और आने वाले 5 सालों में भी एनडीए की सरकार वहां रहेगी। पहली बार हम 2 विधायक जीते थे, इस बार वो संख्या बढ़कर 4 हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी मेघालय में बढ़ा है, और अगर आप वोट शेयर को देखें तो उसमें भी बड़ी वृद्धि हुई है। यहाँ पर भी टीएमसी ने जब कांग्रेस के 12 विधायकों को अपने साथ जोड़ लिया था, आज वो सिर्फ 5 पर सिमट कर रह गए हैं। तो चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो मेघालय हो, टीएमसी की परफॉर्मेंस नीचे ही गई है। और भारतीय जनता पार्टी की जो जीत नागालैंड में हुई है हमारे अलायंस पार्टनर के साथ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागालैंड मुख्य रूप से एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है और ट्राइबल स्टेट है। और ऐसा बार बार हमारे देश में सुनने को आता है कि भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटीज के खिलाफ है, माइनॉरिटीज को साथ लेकर नहीं चलती है, या फिर यही कहा जाता है कई बार कि एक जो इंटॉलरेंस का माहौल है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। ये जो नागालैंड के परिणाम है, ये इन सभी बातों को जवाब देते हैं कि जिस प्रकार की मिथ्या बातें लोग करते हैं, खासतौर से विपक्ष करता है, उसको जवाब है नागालैंड का, जहां पे भारतीय जनता पार्टी दोबारा इतनी बड़ी संख्या में जीत कर आई है, और हमारे अलायंस पार्टनर के साथ हम वहां सरकार बनाने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर दूसरी तरफ जो आप आ रही हो अमित जी, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तो रसगुल्ला वहां पर ये ज्यादातर त्रिपुरा की तस्वीरें हैं, दूसरे आप दिल्ली हेडक्वार्टर्स की देख रहे हैं, जहां कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, और माना जा रहा है कि 24 के लिए वो जोश और उत्साह अपने कार्यकर्ताओं में बढ़ाएंगे। शांतनु जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि आपका सीट, आपका वोट परसेंटेजेस सब अमित मालवीय जी ने बता दिया है, क्योंकि बीजेपी की नजर आप पर भी है। पश्चिम बंगाल से आगे बढ़कर जो पूर्वोत्तर में आप अन्य राज्यों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो एक मान रहे हैं कि आप विफल रहे हैं। हालांकि 5 सीटें आपकी मेघालय में साफ आती हुई दिख रही हैं। क्या बीजेपी, और ये दोनों राज्य मेघालय और नागालैंड दोनों क्रिश्चियन मेजॉरिटी ईसाई बहुल राज्य है, ऐसे में
जो बीजेपी की परफॉर्मेंस नागालैंड में है, क्या उस प्रचार को धक्का नहीं लगता है कि वो एंटी माइनॉरिटी है? दोनों पर आपका जवाब, शांतनु जी। देखिए, अमित मालवीय जी इसके पहले बंगाल में 2021 में आके चुनाव का पहले बहुत कोशिश किए थे। बंगाल का आदमी, बंगाल का जनगण, बंगाल का वोटर उनको मुंह तो जवाब दे दिए थे, उन्होंने भाग गया था बंगाल से। अभी हमारा जो बाई इलेक्शन का बात कर रहा है, मेघालय में हम लोगों ने बीजेपी से ज़्यादा सीट में जीता है। मेघालय का वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो हम लोगों का वोट परसेंटेज भी बीजेपी से कई गुना ज़्यादा है। और त्रिपुरा में इतना कम टाइम में हम लोग लड़ने गया, वहाँ पर भी हम लोग कर पाया, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाया। आने वाला दिन में हम लोग कम लेंगे। बीजेपी जिस तरीके से आप मेघालय में देखा कुछ दिन पहले, अमित शाह जी कैंपेनिंग में आके क्या बोल के गया था, उनका जो एक समय उनका दोस्त था उसको बोला कि सबसे ज़्यादा करप्ट पार्टी वो है और सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर वो है। अभी दोबारा वो बोल रहा है कि उन्हीं के साथ गठबंधन का सरकार वो बनाएंगे। इसका मतलब बीजेपी का कोई पॉलिटिकल प्रिंसिपल बोल के कुछ चीज़ नहीं है। वो लोग दे ओनली वांट टू ग्रैब द पावर। उन लोग सिर्फ पावर को कैप्चर करने के लिए कुछ भी चाहे कर सकता है। और हॉर्स ट्रेडिंग में तो बीजेपी मास्टर है ही, ये तो पूरा देश को मालूम है। तो चाहे हॉर्स ट्रेडिंग कर ले, नहीं तो जिसको 2 दिन पहले गाली दिया उसको गले में लगा ले, उसको किसी भी कीमत में किसी भी हालत में सत्ता में रहना है। यह है बीजेपी का पॉलिटिकल पॉलिसी, जो तृणमूल का नहीं है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बंगाल में हम लोगों का इतना मजबूत स्थिति है, त्रिपुरा में भी हम लोग एंटर किया है, मेघालय में हम लोग बहुत अच्छा पोजीशन में गया है। आने वाला दिन में हम लोग और भी अच्छा करेंगे। ठीक है, इसका जवाब दीजिए आप अमित मालवीय साहब। जिस शख्स को आप लोग कोस रहे थे सबसे करप्ट है, जेपी नड्डा जी आपके अध्यक्ष कह रहे थे कि हम सरकार में आए तो फौरन जांच करेंगे इनके खिलाफ, अब वही छोटे भाई नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे पहली बात तो ये कहना है कि टीएमसी बंगाल में आज जो बाइपोल का परिणाम आया है सागर दिघी सीट में, वो सीट हार गई है। जिस पार्टी के 213-14 विधायक हो, वो बाइपोल चुनाव हार जाए, इससे ही पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से स्कैम में इनके शिक्षा मंत्री दोनों जेल में हैं, इनके मुख्यमंत्री के जो नेफ्यू हैं उन पर कोल स्कैम का शिकंजा कस रहा है। ये जो MNREGA को लेकर या प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले पूरे बंगाल में गांव-गांव में सामने आ रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज टीएमसी सागर दिघी का बाइपोल हार गई है। तो इनको पहले अपना जो क्षेत्र है जहां इनकी सरकार है उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, मेघालय में वोट शेयर टीएमसी का नहीं है। टीएमसी के नाम पर इनके विधायक 12 से 5 हो गए। ये वोट शेयर पुरानी जो कांग्रेस पार्टी था और उसके जो नेता थे उनका वोट शेयर था। और टीएमसी जहां अपने नाम पर लड़ी और सुष्मिता देव को ये राज्यसभा में लेकर आई, ये सोच के कि त्रिपुरा का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे वो, उस प्रदेश में 1% से कम वोट शेयर इनको मिला है। नोटा लोगों ने अधिक वोट दिया है और टीएमसी को कम दिया है। मैं इन 3-4 आंकड़ों को आपके दर्शकों के सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि बड़ी बड़ी डींग भरने वाली ममता बनर्जी को अपना गढ़ बचाने का प्रयास करना चाहिए और उनका परिवार जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है उसको कानून की गिरफ्त से बचाने का प्रयास करना चाहिए। कल ही संजय बासु जो अभिषेक बनर्जी के लॉयर हैं और पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट काउंसिल है, उनके घर पर ईडी की रेड पड़ी है। ये वही व्यक्ति हैं जो टीएमसी में जितना हेरफेर होता है या अभिषेक बनर्जी के जितना हेरफेर होता है उसके सरगना है। तो ये टीएमसी का चिट्ठा है और टीएमसी अगर अपने आप को बंगाल के बाहर खड़ा करने का प्रयास कर रही थी, चाहे वो गोवा हो इससे पहले या फिर अभी हाल में त्रिपुरा या मेघालय हो, इनको मुंह की खानी पड़ी है। तो अपने गढ़ को संभाले और राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले और अपने दल का कद बढ़ाने से पहले अपने नीचे जो सरकती जमीन है उसकी चिंता करें। ठीक है, ठीक है। सिर्फ टीएमसी वर्सेस बीजेपी ये बहस ना रह जाए। कौशिक आपके पास भी आऊंगी जल्दी से। रोहन जी, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? सिर्फ मेघालय गए एक बार, त्रिपुरा भी नहीं गए, नागालैंड भी नहीं गए, मतलब क्या है? सारा फोकस अब वो भारत ही जोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, राहुल जी हिमाचल भी नहीं गए थे और वहाँ पे हमारी जीत हुई थी और जब से हम हिमाचल जीते हैं तब तक साहब का वेव पता नहीं भारत में हिमाचल होके ही क्यों नहीं जाता है।
वो तो भाजपा को जवाब देना। और अभी भाजपा प्रवक्ता टीएमसी की बात कर रहे थे कि वेस्ट बंगाल में वो हारे, शायद ये भी बता देते कि कौन जीते तो जनता को एक अच्छा पिक्चर मिलता है कि वहां कांग्रेस पार्टी 20,000 वोटों से ज्यादा जीती और भाजपा नहीं जीत पाई है। देखिए मुद्दा यहाँ पे, जैसे मैंने अंजना जी कहा, आपने मुझे एक सवाल पूछा कि डिसीजन कौन लेता है, तो जो फीडबैक ग्रास रूट का आता है सब मिलकर डिसीजन लेते हैं, तो उस पर मैं कमेंट करना नहीं चाहूंगा। बट हर जहां भी हम लोग लड़े हैं, जहां पे हमारा वर्टिकल स्प्लिट हुआ, सारे लीडर्स हमारे चले गए, फिर भी कांग्रेस पार्टी लड़ी और पार्टी को खड़ा हम लोग कर रहे हैं। और जहां पे अभी मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, महाराष्ट्र जो स्ट्रांग होल्ड था बीजेपी का, वहां वो लोग बुरी तरह से आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल जहां पे टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड था, वहां पे वो लोग बुरी तरह से आ रहे हैं। जहां पे हम तमिलनाडु में हमारा जो बाय इलेक्शन, वहां पे हम लोग जीते। तो कहने का मतलब है कि हम लोग भी सीख रहे हैं। मैं हम्बल तरीके से, विनम्रता से जनादेश को स्वीकार करूंगा, पर हम लोग भी सीख रहे हैं कि अब बीजेपी से कैसे लड़ना है। जैसे आपने सही में कहा कि उनकी सीटें नहीं भी होती तो सरकार बनाना उनको आता है, उनको कैसे मिसयूज करना मशीनरी का, क्या वो उनकी आइडियोलॉजी का पार्ट है, हमारी आइडियोलॉजी का पार्ट नहीं है। हम लोग सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और वापस आगे बढ़ते हैं। यही कांग्रेस पार्टी है। हालांकि मैं मानता हूँ 24 में कितने महीने बचे हैं रोहन जी? और आगे बढ़ना है। अगर हम महाराष्ट्र में जीतते हैं, 24 के चुनाव में कितने महीने मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कर्नाटक, मैं तो ये पूछ रही हूँ ना कि ये क्या ये मैं झांकी है? आपको अगर ये वादा 24 करता की हूं, झांकी है सर, मैं कर्नाटक मैं बता रहा हूँ, हाँ। बिल्कुल नहीं है। 24 की झांकी तो हिमाचल थी, 24 की झांकी तो हिमाचल थी। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए काफी चुनाव है बीच में अंजना जी। हम जब 24 की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक का है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बहुत बड़े बड़े चुनाव आ रहे हैं बीच में। जो चुनाव की जो 24 की जो असलियत है वहीं पे बदलेगी। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इन सब राज्यों में तैयारी कर रही है, जी जान से हमारे कार्यकर्ता लगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारे राज्यों में कई हमारी जो सरकार बनेगी और भाजपा का जो अहंकार है उसको हम लोग जवाब देंगे। फिर हम 24 की बात करेंगे आपसे। चलिए जवाब दीजिए इसका अमित मालवीय जी। वो कह रहे हैं कि 24 की झांकी हिमाचल प्रदेश भी थी और कर्नाटक में भी आपको शिकस्त देंगे। इसके बाद कौशिक के कमेंट। हाँ चलिए, अगर ये मानने को तैयार तो हुए कि हिमाचल झांकी थी, हिमाचल में भी राहुल गांधी नहीं गए, तो मुझे लगता है इनको राहुल गांधी को घर बिठा देना चाहिए, क्योंकि जहां राहुल गांधी नहीं जाते वहीं इनके चुनाव से जीतने के आसार बेहतर हो जाते हैं। दूसरी बात, इन तीनों प्रदेशों में कांग्रेस का सफाया हो गया। नागालैंड में 0 सीट आई है, त्रिपुरा में 3 सीट आई है और मेघालय में 5 सीट आई है। इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दे रही है या वहां के स्थानीय नेताओं को दे रही है? पहला ही सवाल। दूसरा, अगर इसी गति से कांग्रेस पार्टी सीखती रही तो मुझे लगता है कि कैम्ब्रिज का जो डिबेटिंग क्लब है उसका ही हिस्सा बन के राहुल गांधी रह जाएंगे और सत्ता जो है प्रदेश दर प्रदेश उनके हाथ से निकलती जाएगी। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगा कि रोहन जी बार बार ये कह रहे थे कि हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार बनाने की कला सिर्फ भाजपा को आती है, लेकिन सरकार बनाने के लिए सीटें भी जीतना जरूरी है। अब अगर नागालैंड में आपकी 0 सीटें आई तो आप बताइए, ये कला सीख भी लेंगे तो क्या सरकार बनाएंगे? तो पहले सरकार सीटें जीतने पे फोकस करिए, उसके बाद सरकार बनाने की कला हमसे सीखिए। 0 सीट लेकर आप कहीं सरकार नहीं बना सकते, चाहे कितनी भी कला आप हमसे सीख लें। इसलिए ये बड़ी बड़ी बातें करना छोड़कर अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि क्या राहुल गांधी पर ज्यादा आश्रित होकर कांग्रेस पार्टी अपने आप को गर्द में ढकेल रही है। और ये सच्चाई, आप राहुल गांधी को अपना मुखिया बना के रखिए, अपना नेता बना के रखिए, उनके बारे में अच्छी अच्छी हर रोज बात करिए, लेकिन जनता उनको नकार चुकी है और आप उनको 20वीं बार अभी भारत जोड़ो यात्रा में लॉन्च किए हैं और उसके बाद एक के बाद एक चुनाव में हार हुई है। और जिन जिन प्रदेशों में वो नहीं गए उन प्रदेशों में आपका प्रदर्शन अच्छा रहा है। आप खुद तय कर लीजिए कि ये किस तरफ कांग्रेस पार्टी जा रही है और क्या राहुल गांधी को आप अभी भी अपना सरगना मुखिया बना के रखना चाहते हैं या पार्टी में नई विचारधारा, नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं? ठीक है रोहन जी। अंजना जी, मैं भाजपा प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि उनका मेरे लिए, मेरी पार्टी के प्रति कोई प्यार नहीं है। अब जब राहुल गांधी से उनको इतनी आपत्ति है तो यही चीज दिखाता है कि डर क्या है। और यही राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र से भी निकली, आज वो चीज भूल रहे हैं कि जो स्ट्रांग होल्ड थे, जहां पे उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके पूरी पार्टी को साफ कर दिया, जनता ने जवाब दिया है। दूसरी जो चिंचवड़ की भी सीट है, अगर जो निर्दलीय नहीं खड़े होते एनसीपी से तो वो सीट भी भाजपा के हाथ से जाने वाली है। तो अपने गिरेबान में झांक के देखे कि उनके नीचे से जमीन पांव तले सरकती जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में अपना अहंकार दिखाते रहे। मैं अहंकारी आदमी नहीं हूं,
आप लोगों के पास एमएलए नहीं थे तो भी आपने पूरी की पूरी सरकार बनाई थी। ये आपकी आर्ट है, कला है, मास्टरी है, जो है। पर लोकतंत्र की हत्या जब होती है, जनता बोलती नहीं है, पर देखती है। महाराष्ट्र में पहला चमत्कार आपको दिखा है, आने वाले दिनों में आप देखते जाएंगे कि क्या होने वाला है। रोहन जी, एक और प्रश्न है, और वो ये है कि क्या अब टीएमसी, क्योंकि अभी तक आप कहते थे ये बीजेपी वाले खरीद के सरकार बनाते हैं, आपके सारे विधायक तो टीएमसी में चले गए और वो बन गई मुख्य विपक्षी पार्टी चुनावों के पहले। अब क्या सभी आप अपने विधायकों को बचा नहीं पाते हैं? बाकी पार्टियां, बीजेपी खरीदती है, टीएमसी खरीदती है, सब के सब खरीदते हैं। अरे भाई, आपके विधायकों की, आपके नेताओं की आइडियोलॉजी है क्या? इतनी कमजोर आइडियोलॉजी क्यों है कि वो किसी भी तरफ जाने को तैयार रहते हैं? देखिए मुद्दा अंजना जी, आप जो भाजपा का शासन है, यहाँ पे सिर्फ आप 1+1 2 नहीं होता है कि इसके ऊपर क्या प्रेशर है, किस प्रकार से काम होता है। ये सब हम सब जानते हैं कि जो महाराष्ट्र में हुआ, पूरे देश में किस प्रकार से विपक्ष के नेता को प्रेशर में रहना पड़ता है। आप बात कर रहे हैं टीएमसी, कांग्रेस पार्टी ने यही कहा कि एक बाजू टीएमसी बात करती है कि हमको विचारधारा की लड़ाई करके मजबूत विपक्ष करना चाहिए, और टीएमसी जो है वो डिफेक्शन में ही बिलीव करती है। वो ठीक है, उनका काम है। और वही मैसेज जब वेस्ट बंगाल में हम लोग बाई इलेक्शन में जीतते हैं, जहां पे टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड है, ये जनता का मैसेज है। हम तो ईमानदारी से हमारे मुद्दे जनता के साथ लेके चले, भारत जोड़ो में लेके निकले, और वही उसका मैसेज आप देखिए वेस्ट बंगाल, जहां पे टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड था, हम 20,000 वोट से ज्यादा से जीते। मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल बार बार अंजना जी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं वहां से सियासी उठापटक जिस प्रकार से हो रही है, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अलार्म साबित होने वाला है। जो दोनों सीट पे उनका परिणाम आया, एक में ये लोग बच गए और एक में जो बुरा हाल हुआ है, जनता तो देखती है ना। आप कितना भी साम दाम दंड भेंट कर ले, सरकारें खरीद ले, प्रेशर कर ले, ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग कर ले, जनता तो समझती है। आज नॉर्थ ईस्ट में भी बात कर रहे हैं, हमारे साथी वहां पे थे, वहां पे भी जो सिचुएशन का, जो उन्होंने मशीनरी का दुरुपयोग किया है हर सीट पे, छोटी सी छोटी सीट पे, आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये जो दिखता है बीजेपी का चेहरा, जो कमल, और नीचे का जो कीचड़ है, जीतने का रीजन वो कीचड़ है। जिस दिन हमने उस कीचड़ को साफ कर दिया, कमल अपने आप मुरझा जाएगा। हम भी सीख रहे हैं, मैंने आपको ईमानदारी से कहा, जिस प्रकार से मशीनरी का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और जनता के सामने लेके जा रहे हैं। कीचड़, कमल, हालांकि पीएम कहते हैं जितना तुम कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। जल्दी से आपसे कमेंट, क्योंकि 10-11 पर लेफ्ट का सिमट जाना, अब त्रिपुरा में 3 सीटें वहां पर कांग्रेस की आई हैं त्रिपुरा में, क्या वाम दलों की कहानी और किताब अब बंद हो गई है त्रिपुरा में? क्योंकि दूसरी बार लगातार बीजेपी अगर उनके गढ़ पर इस तरह से जीतती है। कौशिक, लगभग क्योंकि लास्ट टाइम 2018 में देखा गया था, वामपंथी दलों ने, एटलीस्ट सीपीआईएम ने 16 सीट लाए थे और साथ में 42% वोट शेयर भी इंटैक्ट रखे थे। इस बार वोट शेयर में भी गिरावट हुए है और सीट भी गए हैं, और हालांकि कांग्रेस के साथ अलायंस भी किए थे, तो कांग्रेस के तो वोट ट्रांसफर नहीं हुए। हालांकि कांग्रेस को थोड़ा सा फायदा दिखाई दे रहा है, 0 to 3 पहुंच गए हैं, और ये बंगाल में भी देखा गया है। इनफैक्ट जहां जहां कांग्रेस ने गठबंधन किया है, ये देखा गया है कि कांग्रेस के वोट शेयर कभी भी ट्रांसफर नहीं होते। तो ये लेफ्ट पार्टी के लिए एक केरल ही बच गया है अब, और कांग्रेस के साथ गठबंधन आगे कैसे होगा, बाकी पार्टीज करेंगे नहीं करेंगे, इसमें भी सवाल आएंगे। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट का भी नॉर्थ ईस्ट से, फिलहाल तो पॉलिटिक्स में कहा नहीं जा सकता आगे क्या होता है, बट फिलहाल तो पत्ता साफ ही नजर आ रहा है। ठीक है, जल्दी से आपसे अब शांतनु जी एक कमेंट, क्योंकि अब देखिए ऐसी स्थिति बन गई है कि अमित मालवीय भी आप पे बरस रहे हैं और रोहन गुप्ता जी भी बरस रहे हैं, और 24 में आप लोग मिलकर मोदी को रोकना चाहते हैं। क्या हम माने कि ममता बनर्जी ने अब मन बना लिया है और वो गैर कांग्रेसी फ्रंट में ही जुड़ना चाहेंगी? कुछ मुख्यमंत्रियों ने बीते दिन भी कवायद की है एकजुट होने की, जिसमें अखिलेश, तेजस्वी यादव और दक्षिण के कुछ मुख्यमंत्री थे। शांतनु सेन, देखिए पॉलिटिक्स में एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बीजेपी मुख्यालय में होगा। देखिए, हर बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी जाते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर और वहां पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, धन्यवाद कहते हैं, उनमें जोश भरते हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, जो लगे हुए हैं लगातार ग्राउंड पर, उन सबका वो हौसला बढ़ाते हैं। हमेशा पार्टी अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं शांतनु जी, देखिए, चाहे वो नागालैंड में एफ्स्पा का मुद्दा हो,
या फिर यहीं पर जो ट्राइबल महत्वाकांक्षाएं हैं आदिवासियों की, जिसमें ग्रेटर टिप्रालैंड की मांग है, उसमें ये कहना बीजेपी का मैनिफेस्टो में कि हम उनको ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे। अब ये सब ऐसे कदम है ना एफ्स्पा हटाने के लिए, वहां पे इमोशनल वैल्यू है इस बात का। कब से ये मांगे उनकी रही है, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं दिखा रही थी। नागालैंड में ये गृह मंत्री का मास्टर स्ट्रोक ही माना जाएगा। जो 72 थाने हैं उसमें से 15 थानों में, अगर मैं 72, 15 आउट ऑफ 72 एफ्स्पा रोल बैक हो गया है। तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जो बीजेपी के कारगर साबित हुए हैं। ये भी एक वजह है, क्रिश्चियन बहुल होने के बावजूद बीजेपी गठबंधन वहां पर जीतती दिखाई दे रही है। शांतनु जी, देखिए, आप जब हमको बोलने के लिए मौका दे रहे हैं तो पूरा कम से कम मेरा बात को खत्म करने का थोड़ा टाइम देना चाहिए मेरे को। अभी पॉलिटिक्स में मिनिमम प्रिंसिपल बोल के कुछ चीज होना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लेफ्ट के साथ मिलकर तृणमूल के खिलाफ लड़ रहा है, वही कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहा है केरला में पावर को ग्रैब करने के लिए। बंगाल में कांग्रेस 34 इयर्स फाइट किया सीपीएम के खिलाफ, और कांग्रेस को सामने रखते हुए सीपीएम को हराया नहीं जा सकता था बोल के तृणमूल का जन्म हुआ। वही कांग्रेस अभी हाथ मिला लिया लेफ्ट के साथ। अब बीजेपी का देखिए, बीजेपी तृणमूल को फाइट नहीं कर पाता है बोल के बीजेपी का वोट शेयर, अभी पश्चिम बंगाल का अमित मालवीय जी जो बाई इलेक्शन का बात बोल रहे थे, वहाँ पर बीजेपी का पूरा वोट शेयर चला गया कांग्रेस कैंडिडेट को। तो क्या प्रिंसिपल है ये? बीजेपी का वोट शेयर अब देखिए, अमित मालवीय जी को बोलिए, उसको मानना पड़ेगा उनको। बीजेपी का वोट परसेंटेज कहाँ से कहाँ गिर गया और वोट गए कहाँ? शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कुछ दिन पहले बोल के आया, हम सब मैनेज करके चला आया, कैसे होना है हम लोग देख लेंगे। दिलीप घोष जो बीजेपी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, वो कुछ दिन पहले बोल दिया कि हम लोग इस चुनाव में हारने वाला है। इसका मतलब इट इज ए प्रीफिक्स गेम। प्लान हो गया था बहुत पहले कि कांग्रेस का साथ सीपीएम का गठबंधन का जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, उसको बीजेपी पूरा सपोर्ट कर देगा। क्या ये प्रिंसिपल है? क्या इसी कांग्रेस को सामने रखते हुए बीजेपी को हराया जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, एक कमेंट कौशिक करना चाह रहे हैं। कौशिक, नागालैंड का मैंने जिक्र किया था, आर्म्ड फोर्सेस जो स्पेशल पावर्स एक्ट है उसको लेकर बहुत ज्यादा वहां पर रोष है लोगों में, और वो जो बड़ा कदम गृह मंत्री ने उठाया वो काफी हद तक कमाल करता दिख रहा है। क्या बीजेपी एनडीपीपी से बेटर किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने 20 सीट में कॉन्टेस्ट किया था और 20 में से 12 में जीत हासिल हुई है। स्ट्राइक रेट बेटर है, स्ट्राइक रेट बेटर है। एनडीपीपी ने 40 सीट में कॉन्टेस्ट किया था। इनफैक्ट चुनाव से पहले बीजेपी के जो लोकल यूनिट है उन्होंने डिमांड किया था कि हमें ज़्यादा सीट दिया जाए, हम अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेकिन सेंट्रल यूनिट और रियो के बीच जो बातचीत हुई उसके वजह से बीजेपी को 20 सीट ही मिला। अब देखिए, नागालैंड में 23 सीट अन्य दलों को मिला है, कुल मिला के 23 सीट। सो 23 ऐसे रेडिकल सीट्स है जिसमें फ्री रेडिकल जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है। हाँ। तो इन सबको बीजेपी कभी भी अपने झोले में डाल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है पास्ट में बीजेपी को ये करते हुए। अगर ऐसा कुछ हो गया तो 12 और ये 23 के साथ मिलके बीजेपी खुद ही सरकार बना सकते हैं, तब रियो की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी होगा, बट ये संभावना नागालैंड में है और इसी से बीजेपी की ग्रोथ को देखा जाता है। और सबको कुछ ना कुछ मिला है नागालैंड में, सिर्फ एक ही पार्टी को नहीं मिला। कांग्रेस को शून्य मिला है, लास्ट टाइम भी शून्य था, इस बार भी शून्य। रोहन जी, कोई भी पार्टी, एनसीपी, एलजेपी, जेडीयू, कोई भी पार्टी जिसने कॉन्टेस्ट किया सबको कुछ ना कुछ मिला है। सिर्फ कांग्रेस ही एक पार्टी रहा जिसको कुछ भी नहीं मिला। रोहन जी, आपको इस सवाल का सामना करना पड़ेगा, और वो सवाल ये है कि 24 में अब कुछ महीने बचे हैं, और ऐसे में अगर सिर्फ भारत जोड़ो पर आपका फोकस रहेगा और आप अपना जहां जहां चुनाव है वहां लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, तो भारत तो आपके साथ जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। अंजना जी, मेरी आपसे बेनती है, जो मैंने बाई इलेक्शन की बात की, शायद आप उस पर भी अपना थोड़ा फोकस करती तो शायद थोड़ी सी आपको तस्वीर जो मैं बताना चाह रहा हूं आप देख पाते। मैंने आपको महाराष्ट्र की बात की, मैंने आपको वेस्ट बंगाल की बात की, मैंने तमिलनाडु की बात की। ये नहीं है, हम लोग समझ रहे हैं जो परिणाम आ रहे हैं और हम लोग उसमें से सीख रहे हैं। जो टीएमसी के सामने हमने मजबूती से लड़ा चुनाव, आप सोचे 20,000 से ज्यादा वोटों से जितना जो स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे उनके मिनिस्टर थे जिनका देहांत होने के बाद में बाई इलेक्शन हुआ। भाजपा को सिर्फ 25,000 वोट वहां पे मिले।
80,000 से ज्यादा कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मिले हैं। ये छोटी चीज नहीं है अंजना जी। जहां पे हमारी 0 सीट थी वहां पे हमारे एक कैंडिडेट का 22,000 से जीत के आना, ये एक रिवाइवल की साइन है। यही महाराष्ट्र में जहां पे पावर गेम चल रहा है, हर रोज नए तर्क निकाल के बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वहां पे बीजेपी का 1990 के बाद हारना ये छोटी चीज नहीं है। मैं मानता हूं हमारा परफॉर्मेंस नॉर्थ ईस्ट में जो चाहे हम नहीं आ रहे, पर हम खड़े हो रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। और दूसरी आखिरी चीज कहना चाहूंगा अंजना जी, एक चीज जो मैं महसूस कर रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा के बाद में, कि आप जब जनता के सामने ईमानदारी से तथ्यों को लेके जाते हैं, आप कितना भी साम दाम दंड भेद कर ले, एक समय आता है जब ये पावर की पराकाष्ठा हो जाती है। यही शुरुआत में महाराष्ट्र में देख रहा हूं, यही शुरुआत में वेस्ट बंगाल में देख रहा हूं कि जनता ने दोनों का मिश्रण देख लिया और आखिर में लगता है कि यार कांग्रेस तो अच्छी थी यार, अब कांग्रेस के पास ही जाना है। महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल पर वो ले जाना चाह रहे हैं। बाई इलेक्शंस जो है वो इसके विपरीत कह रहे हैं अमित मालवीय जी। तो वो कह रहे हैं कि 24 की दस्तक वो है, 24 की झांकी वो है। अंजना जी, आपने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की बात करी नागालैंड में, लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट की पूरी विक्ट्री है, मैं उसको एक थोड़ा संदर्भ में डालना चाहता हूँ, फिर मैं इन बाइपोल्स की भी चर्चा करूंगा। नागा पीस टॉक जो नागालैंड में चल रहे हैं और जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी की बहुत अहम भूमिका रही है और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस पीस टॉक्स को खुद लीड किया है, जिसकी वजह से नागालैंड में जो विकास की गति है तेजी से बढ़ी है, उसका आज परिणाम है कि जो आप नागालैंड में भाजपा के गठबंधन की सरकार देख रहे हैं। त्रिपुरा जैसे प्रदेश में एक ब्रू कम्युनिटी हुआ करती थी, बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं थी, लेकिन उनके बहुत सालों से विस्थापित होने का विषय था, जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गृह मंत्री जी की अगुवाई में रिजॉल्व किया। इस प्रकार के तमाम ऐसे इनिशिएटिव नॉर्थ ईस्ट के लिए लिए गए। अगर आप पहले कभी नॉर्थ ईस्ट में गई हो यूपीए के कार्यकाल में या एनडीए के कार्यकाल से पहले, तो वहां कई कई दिनों तक इकोनॉमिक ब्लॉकेड होता था। गाड़ियां नहीं चलती थी, ट्रक नहीं चलते थे, सिलेंडर नहीं पहुंचते थे, पेट्रोल नहीं पहुंचता था। पिछले 9 वर्षों में एक भी बार इस प्रकार का इकोनॉमिक ब्लॉकेड नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट एक बड़े टूरिज्म के हब की तरह विकसित हुआ और इसका परिणाम ये है कि चाहे कोई भी व्यक्ति आसाम में लैंड करे, वो नागालैंड भी जाता है, त्रिपुरा भी जाता है, मेघालय भी जाता है, और वहां की जो अर्थव्यवस्था है जो सुधरी है, जो स्थानीय लोगों का विकास हुआ है, उसका परिणाम यह है कि आज हमारी सभाओं में, हमारी रोड शो में, जिन विधानसभाओं में 20-25 हजार लोगों का वोट है, ऐसी जगहों पे 10-10 हजार लोगों की सभाएं होती है, हजारों लोग प्रधानमंत्री जी के रोड शो में आते हैं, गृह मंत्री जी के रोड शो में उनके काफिले के लिए खड़े होते हैं। ये जो मूलभूत परिवर्तन हुआ है, ये सिर्फ मालवीय ठीक है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ठीक है, पीएम की लोकप्रियता और उनके चेहरे पर आपका चुनाव लड़ना है, उसको कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है आप अपनी स्ट्रैटेजी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं त्रिपुरा में। आपको ये भी बताना चाहिए कि हमने सही वक्त पर मुख्यमंत्री बदल दिया, विप्लव देव को हटाकर मानिक साहा को बना लिया, वो स्ट्रेटेजिकली सही डिसीजन था। आपको ये भी बताना चाहिए मैनिफेस्टो में हमने 5 रुपए में भोजन की बात कही, हमने 2 स्कूटी देंगे हम कॉलेज गोइंग गर्ल्स को, इसकी बात की, 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे, इसकी बात की। तो ये सब जो आपने वादे किए हैं उसके बारे में भी आपको जिक्र करना चाहिए। 6000 मछुआरों को देंगे क्योंकि लगभग 18% वहां पर एससी कम्युनिटी है, और ग्रेटर ऑटोनॉमी आदिवासी क्षेत्रों को ज्यादा स्वायत्तता देंगे। ये सब आपने किया है, तो वो सब का भी मेंशन होना चाहिए। आप लोगों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी, मतलब सिर्फ काम पर आपका वो नहीं था फोकस, आपको पता था कि कुछ ना कुछ लोक लुभावन बातें मैनिफेस्टो में करनी पड़ेंगी। अंजना जी, आप तो कह रही है कि किसी भी दल को अपने आने वाले कार्यकाल के लिए वादे नहीं करने चाहिए। चुनाव में और राजनीति में राजनीतिक दल तो अपनी बात रखते ही हैं, और अगर हम आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है, और हमने वो किया भी है। मैंने आपको ब्रू कम्युनिटी का उदाहरण दिया, तो अगर हम वो कर सकते हैं तो हम अन्य क्षेत्र में भी इसको और व्यापक रूप से कर सकते हैं। 5 साल के कार्यकाल में जितना एक सरकार कर सकती थी उससे कहीं अधिक हमने करने का प्रयास किया, और आने वाले दिनों में भी करेंगे। अगर त्रिपुरा में लेफ्ट के समय में ऐसी स्थिति थी, लोग भूखे पेट जा रहे थे, और आज हमारे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की योजना दी है, और हम 5 रुपए में भोजन देने या थाली देने की बात कर रहे हैं, तो वो वहां के लोगों के विकास के लिए विषय है, वहां के लोगों को मजबूती देने के लिए और उनके भरण पोषण का विषय है। इसी प्रकार से अगर हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, हम उनके पढ़ने को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, हम स्कूटी की बात करते हैं,
तो वो किसी आधार पर हमने किया है और सभी सरकारें करती हैं। और जहां तक आपने कहा कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं आपको बताना चाहता हूं हम किसी भी चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ते, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, चाहे प्रदेश का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव है। आपने देखा होगा हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ तो हमारे बड़े आला नेता उतरे। हम एमसीडी के दिल्ली के चुनाव में हमारे बड़े आला नेता उतरे। परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन चुनाव की तरह लड़ना चाहिए और ये सोच के लड़ना चाहिए कि आखिरी चुनाव है। देखिए, हम लोगों के पास मॉरल विक्ट्री का ऑप्शन नहीं है, हम लोगों के पास गुलमर्ग में जाके स्विम करने का ऑप्शन नहीं है, हम लोगों के पास चुनाव के बीच में कैम्ब्रिज और कोलंबिया में जाके भाषण देने का ऑप्शन नहीं है। हम लोग मेहनत कश लोगों की पार्टी है, सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों से उठे हुए कार्यकर्ता है, नेता है, और हम मेहनत के बल पर राजनीति करते हैं। तो चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या उनके बाद जितने ही हमारे नेता हो, हम सब मेहनत के दम पर राजनीति करते हैं और लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखते हैं। अब इसमें किसी को क्या शिकायत हो सकती है? अगर कुछ राजा महाराजा या बड़े जो डायनास्ट नेता है वो अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, हम समाज के लिए जीवन जीना चाहते हैं, फर्क सिर्फ इतना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रोहन जी, एक जल्दी से कमेंट आपसे। और ये देखिए ना सर, टिपरा मोथा नई पार्टी 13 है और आप गठबंधन करके 14 पर अटके, लेफ्ट प्लस कांग्रेस। अंजना जी, आपने भाजपा प्रवक्ता को सवाल पूछा, बाई इलेक्शन का नाम भी नहीं आया और ये इनकी 18-18 घंटे की मेहनत का ही नतीजा है कि महंगाई इतनी बड़ी है, बेरोजगार इतनी बड़ी, और ये 18 घंटे की मेहनत का ही नतीजा है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां पे ये लोग स्ट्रांग होने का दावा कर रहे हैं, एक मजबूती से लोकतंत्र को हत्या करने की रोज प्रयास कर रहे हैं और ये लोग जवाब सुनने को तैयार नहीं। यही इनका अहंकार है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जनता इसी अहंकार को जवाब देने वाली है। आप कांग्रेस पार्टी के सामने देखते हैं, आपने कहा कि हम तो हर चुनाव आखिरी चुनाव की तरह लड़ते हैं, हर जगह मोदी जी का डंका बजता है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं बजा भाई? क्यों नहीं बजा? वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं बजा? आप तो वहां के इंचार्ज रहे, क्यों वेस्ट बंगाल में आप तीसरे नंबर पे आए? क्यों सिर्फ 25,000 वोट मिले? अहंकार मत रखिए। आप देखिए, हर चीज में सीखना होता है। हम लोग राजनीति में अहंकार से नहीं चलता है। जनता जनार्दन है। आपका जो आप लोग हर रोज जो डिस्प्ले करते हैं लोकतंत्र की हत्या को, जनता समझती है। अच्छा है रोहन जी, अच्छा है, दिलचस्प है कि ऐसे दिन में जहां पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में आपका लगभग सफाया हो गया है, आप उनको समझा रहे हैं कि कैसे उनको संयम रखना चाहिए, हार में समझना चाहिए। आपसे पूछेंगे, आप महाराष्ट्र बंगाल के बाई इलेक्शन पे ले जाएंगे, उनसे पूछेंगे वो त्रिपुरा नागालैंड की जीत का गाना गाएंगे।